अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 15 नवंबर की कॉल लेकर। समय पहले आज हम कोट ऑफ द डे पे बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ अ फ्लाइडी बर्ड विच नीड्स टू बी कंट्रोल। मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा उड़ता परिंदा है या एक ऐसा प्रवास करता हुआ ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास बहुत कुछ डायरेक्शंस, बहुत कुछ हैं, मगर कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल उसका अच्छा नहीं है तो वही परवाज़ एंड अप किसी नुकसान में भी हो सकती है। ये जे.आर. हिक्स साहब ने कहा है। और इसके साथ मैं एक और कोड भी शेयर करना चाह रहा हूँ जो मुझे मौके की मुनासिबत से बहुत मुनासिब लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। वो जे.के. गैल्ब्रेथ ने कहा कि नथिंग सो वीकन्स अ गवर्नमेंट एज इन्फ्लेशन। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि और जो मौजूदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज़ में हम एक्सपेक्टेशंस है हमारी सिर्फ एक मॉनेटरी पॉलिसी की नहीं, आने वाली 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट की, तो वो सारी चीज़ें और आईएमएफ से हमारा एग्रीमेंट वो हमारे लिए एक सवालिया निशान है। और न सिर्फ इस पे हुकूमत की स्ट्रेंथ पे बल्कि इकॉनमी और लोगों की माशी सूरत हाल पे एक बड़ा सवाल है। तो ये मौके की मुनासिबत से मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको आपके सामने डिस्कस करूं। अब जनाब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे जिसमें हमने ये आपको खुशखबरी दी है। समय पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं कि हम कोविड से काफ़ी हद तक बाहर आ गए हैं और हम बहुत लो परसेंटेज पे चल रहे हैं। तो अब हम ये हिम्मत कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने इवेंट्स को, जो हमारे अच्छे बड़े इवेंट्स हैं, उनको दोबारा ऑर्गेनाइज करें मुख्तलिफ शहरों में। तो उसका इब्तिदा हम जो है इस्लामाबाद से करेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद पेशावर जाएंगे। अच्छा, इस्लामाबाद के लिए सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरह आप लोगों ने भरपूर अंदाज में रब्ता किया है अहमद से और व्हाट्सएप किए हैं और रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजर रहे हैं। तो हमारी लिस्ट माशाअल्लाह बेहतर होती जा रही है। चूँकि हमारा जो वेन्यू सिलेक्शन है और जो सीटिंग कैपेसिटी है वो एक लिमिटेशंस में होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे सामने फिगर हो रजिस्ट्रेशन के बाद कि कौन लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि इसको पब्लिकली हर एक को ना बुलाया जाए, उन लोगों को बुलाया जाए जो लोगों का ताल्लुक़ स्टॉक एक्सचेंज से या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से, या फिर वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। मतलब रेलेवेंट लोगों के साथ हम ये प्रोग्राम करें ताकि दोनों के लिए वो वक्त, वो एफर्ट सूदमंद साबित हो। तो जनाब अभी डेट तो मैंने इसलिए अनाउंस नहीं की क्योंकि थोड़ी और रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट जब आ जाएंगे तो हमारे वेन्यू में ये क्लियर हो जाता है कि हम कौन से वाले हॉल को या ऑडिटोरियम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए अभी आपको डेट भी नहीं दी गई। मगर ये आपको मैं बता दूं कि ये 27 नवंबर की हम प्लानिंग कर रहे हैं, सैटरडे के दिन। कोशिश मेरी ये है कि सैटरडे में सेकंड हाफ के बाद इसको मैनेज किया जाए ताकि अगर कोई लोग सैटरडे को जॉब करते हैं तो वो अपने जॉब के बाद भी इसको ज्वाइन कर सकें। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सैटरडे की सेकंड हाफ के बाद या इवनिंग में ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस्लामाबाद में चूँकि मगरिब भी जल्दी हो जाती है, तो कोशिश मेरी ये होगी कि आफ्टरनून में या हम ऐसा कुछ प्लान करें। तो बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल कीजिए। और रजिस्ट्रेशन का अमल कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि आपका नाम क्या है, आप कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और आप कौन से वाले प्रोग्राम में आना चाहते हैं, इस्लामाबाद वाले में या पेशावर वाले में। तो अगर आप ये 2-3 चीज़ों से अहमद को अपडेट कर देंगे तो अहमद आपको इस्लामाबाद या पेशावर उसकी लिस्ट में रजिस्टर कर लेंगे, तो उससे हमारे सामने एक फ़िगर आ जाएगा। तो जिस तरह रोज़ हमारी वीडियोस आती हैं और उन वीडियोस में फिर हम आपको डेट से भी और टाइमिंग से भी अपडेट कर देंगे। तो ये तो थी जनाब वर्कशॉप के हवाले से बात। और ये वर्कशॉप जिस तरह मैंने बताया कि ये फ्री वर्कशॉप है, इसमें आप तमाम तर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो ट्रेडिंग के हवाले से हैं, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये कर सकते हैं।
आपकी ज़ाती एक्सपीरियंसेस में जो प्रॉब्लम्स या लॉसेस हुए हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, और उनके सद्देबाब किस तरह किया जाए उस पर बात कर सकते हैं। तो ये हम प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि इन्वेस्टर को हम एक कंसिस्टेंटली सपोर्ट देते जाएं ताकि वो कामयाब ट्रेडिंग की तरफ रहें और बेहतर इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। और जिस तरह मैंने कहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो हमारा एक टारगेट था और एक जो हमने एक बीड़ा उठाया था कि जब कोविड का आगाज़ हुआ तो हम उस वक्त यूट्यूब पर आए, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। हमने तकरीबन हम हमारे 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि दौरान कोविड हम चाहते थे कि लोग घर पे बैठ के अपने आप को, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकें। इसके लिए हमने बहुत एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए बनाई और रोज़ाना आपको इंडेक्स पे अपडेट किया ताकि आप मैक्सिमम सपोर्ट हम कोविड में आम व्यूवर को कर सकें जो हमारा मेंबर नहीं है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला एजुकेशनल वीडियोस तो हमारी जारी रहेंगी। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे अगली स्लाइड की तरफ, जिस बारे में मैंने कहा था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ बाइंग पैराडाइज। अक्टूबर 5 को अक्टूबर पोर्टफोलियो रिलीज़ किया गया। उसके बाद उसमें डिफरेंट डेट्स में नए नए स्टॉक ऐड किए गए और आखिरी अपडेट उसमें 25 अक्टूबर को दी गई। बहुत हैरान कुन मेरे लिए, मतलब जो पोर्टफोलियो मैंने दिया, जो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए, उस पर मैं खुद भी हैरान हूं कि उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा गेन और बहुत कम वक्त में दे दिया। वो इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त हम ऑलमोस्ट कैश पर आ चुके हैं। तो अक्टूबर पोर्टफोलियो कमोबेश नील हो चुका है, कमोबेश नील हो चुका है। उसमें सिर्फ चंद स्टॉक पड़े हुए हैं जिनका इंडेक्स से कोई भारी असर नहीं पड़ता, सिर्फ वही स्टॉक हमारे पास पड़े हुए हैं। हम दोबारा बाइंग में जाएंगे, हम दोबारा बाइंग में जाएंगे। अक्टूबर पोर्टफोलियो को हम जो नाम देते हैं वो किसी एक ख़ास महीने से स्पेसिफिक नहीं होता। उसका मकसद ये होता है कि हम जहां रिलीज़ कर रहे होते हैं या जो टारगेट कर रहे होते हैं वो नाम दे देते हैं। ये अक्टूबर पोर्टफोलियो दिसंबर तक भी चलेगा, हो सकता है हम दिसंबर तक जो अपडेट्स देते रहें आपको वो हम अक्टूबर पोर्टफोलियो में देंगे। इसके रिलीज़ अलग अलग होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि 25 अक्टूबर को आखिरी बात अक्टूबर पोर्टफोलियो में की गई, उसके बाद नहीं की गई। और क्यों सारी बात है, उसके बाद टारगेट्स अचीव हो रहे थे और हम एग्जिट्स लेते रहे, तो लिहाजा उसमें कोई नया स्टॉक नहीं दिया गया, सिर्फ एग्जिट्स की गई। अच्छा जनाब, अगली स्लाइड पे चलते हैं कि मैंने इस मार्केट को बाइंग पैराडाइज कहा, तो अक्टूबर पोर्टफोलियो की मिसाल मौजूद है, उसने गेन भी दे दिया। फिर उसके बाद इसी स्लाइड में आप अगर पढ़ेंगे आपको जो नज़र आ रहा होगा कि उसमें लिखा है कि बेशक ये बाइंग पैराडाइज है, मगर अहम बात यह है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप इस्तेमाल किस तरह करते हैं, नंबर एक बात। और मैंने कहा कि जो पेशेंस है दैट इज़ द की। आपके अंदर पेशेंस है तो ज़बरदस्त। आपको याद होगा कि पिछली कई कॉलों में मैंने जिक्र किया कि बेशक अक्टूबर पोर्टफोलियो में आप हैं, बेशक एक्यूमुलेशन में आप हैं, बट फॉलो द स्मार्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, हमने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस की तो हम उसके पीछे लगे रहे। फिर मैंने, अगर आपने देखा हो तो मैंने बार बार अभी पिछली 3 कॉलों में तो शायद मैंने मुतवातर ये बात कही कि स्टार्ट योर डे विद द सेलिंग। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने कहा कि हम सेलिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर हम नीचे जब स्टॉक एग्जॉस्ट होता नजर आएगा तब हम इंट्रा डे बाइंग करेंगे और फिर उसको मार्केट बंद होने से पहले अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर हमें एग्जॉस्शन मिलेगी तो माल बेचेंगे। और बिसाइड दैट मैंने कहा कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिनको हम एक्यूमुलेट करेंगे, और वो एक्यूमुलेशन जो है वो उसी वक्त कर रहे होंगे कि जब हमने पिछली एक्यूमुलेशन के स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग की होगी, क्योंकि हम कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। जो हमने पैसे लेकर हम आए थे, जो पैसे लेकर हम चले थे, उसी के अंदर ये सब कुछ करेंगे। ये एक बात। दूसरी बात, अब जैसे आप जुमे की मिसाल ले लें, जुमे को सेकेंड सेशन में मैंने कुछ बाइंग रिकमेंड की व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने, तो उसमें वो बाइंग थी जो मंडे को बुरे हालात में भी इंशाअल्लाह ताला प्रॉफिट में बिक जाएगी। कुछ लोगों ने तो प्रॉफिट टेकिंग कर भी ली, लेट सपोज यूनिटी, क्योंकि आपको यूनिटी को 29 और 29
45 के बीच में मैंने कह दिया था कि प्रॉफिट टेकिंग भी कर ले, तो कुछ लोग तो प्रॉफिट टेकिंग कर चुके, वो हो सकता है दोबारा भी एंट्री ले लें, मगर कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अभी एग्जिट नहीं दिया, वो मंडे को दे देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, हालात की वजह से सिर्फ हमारी स्ट्रेटजीज में तब्दीली आ रही है। ये मार्केट स्टिल बाइंग पैराडाइज है, इस्तेमाल इसको हम कैसे करते हैं ये अहम बात है। अच्छा, अब चलते हैं ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक पे। अगली स्लाइड हमारी 8 नवंबर को जो आपको कॉल दी गई, ये हमारा हमेशा का तरीका है कि हम मंडे की कॉल में अपने पिछले मंडे की कॉल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आप ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक देखें तो जनाब इसमें सब में अहम बात जो होती है कि हमने क्या व्यू दिया, फिर इन 5 सेशन में क्या हुआ। तो अगर आप थोड़ा याद करें तो पिछले मंडे की कॉल में मैंने एक बात जो कही थी वो ये कही थी कि क्योंकि 3 वीक मुतवातर बुलिश क्लोज हुए थे, तो मैंने एक बात कही थी कि मार्केट में इसमें कोई दो राय नहीं है कि वीकली चार्ट पे बुल्स बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, मगर मैंने कहा कि मुझे डेली चार्ट पे बुल्स अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। और मैंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क मैनेजमेंट हमें करनी होगी, ये बात मैंने उस कॉल में कही। और फिर मैंने कहा कि हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, जो टर्मोइल चल रहा है उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है रिगार्डलेस ऑफ द बुलिश क्लोजिंग ऑफ 3 कंसिस्टेंट वीक। देखिए ये बड़ा मुश्किल होता है, खुदा न ख्वास्ता यहाँ मकसद ट्रेडिंग ऑन लेवल्स की तारीफ़ करना या मार्केटिंग करना नहीं है, मगर जो कॉल्स मेरे पास आती हैं, जो मैसेजेस मेरे पास आते हैं, वो 99.9% उन इन्वेस्टर्स के होते हैं जो फंसे हुए होते हैं, जो मुश्किल में होते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा वो किसी से मशवरा नहीं करेगा, उसको ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो अच्छा कर रहा है। मेरे पास जो कॉलें आती हैं, और यकीनी तौर पे मैं अपने किसी दोस्त का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे कई लोगों ने हमेशा ये कंप्लेन की कि जी माल दिला तो देते हैं, माल बिकवाया नहीं जाता। और इस हफ्ते जो मेरे पास जिनको मैं कोट कर रहा हूँ, आने वाली कॉलें काफ़ी सारी ऐसी थी जिन्होंने हमें इस बात का, और उनके मैसेजेस वो ये बात हमें बता रहे थे कि आप लोग माल बिकवाते भी हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल माल बिकवाते हैं। हम इसमें बिलीव ही नहीं करते कि मार्केट में प्रॉफिट होता है जब तक हम प्रॉफिट टेकिंग ना करें। सिर्फ रेट बढ़ने से हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मैं सिर्फ माल लेके खड़ा रहूँगा तो मुझे मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। सिर्फ नेट इक्विटी चेंज हो रही है, वो मेरे दिल के बहलावे के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि नेट इक्विटी मैंने अच्छी भी देखी, मैंने बुरी भी देखी। ट्रेडर तो वो है जो प्रॉफिट टेकिंग करे और उसके बाद दोबारा बाइंग की तरफ जाए, ठीक है ना, और मौजूदा हालात के हिसाब से अपनी टर्म को समझे। यानी कि जैसे इस वक्त मौजूदा हालात हैं, और अगर मेरे पास कोई आए बोले यार खालिद साहब मुझे 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं कहूँगा खुदा को मानो भाई, किस बात की 3 महीने की इन्वेस्टमेंट? आराम से जो मार्केट जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, जो मोमेंटम ऑफ द बुल्स है या मोमेंटम ऑफ द बियर्स है, उसको फॉलो करेंगे। अब आप देखिए इसी हफ्ते में बावजूद कंसिस्टेंट बुलिश क्लोजिंग्स के मैंने मार्केट में शॉर्ट कॉल दे दी। अब ज़रा उठा के देख लीजिए NRL को, ATRL को, और भी मेरे ख्याल में कुछ 6 या 8 स्टॉक थे मंडे या ट्यूसडे को जिसको हमने शॉर्ट कॉल दी, वीकली पोजीशन बुलिश होने के बावजूद। तो जब शॉर्ट कॉल दिया तो यकीनन हमारे ट्रेडर्स एग्जिट किए होंगे। ऐसा हो सकता है कि माल अपना हाथ में लेके बैठे रहें और शॉर्ट करें? ये कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं हो सकती। शॉर्ट उसी वक्त किया जाएगा जब मैं अपना माल बेच चुका हूंगा, वरना वो कौन सी अक्लमंदी है कि माल मेरे पास पड़ा हुआ है, शॉर्ट में कर रहा हूं। तो ज़रा इस बात को समझिएगा, इट्स मतलब कॉमन सेंस की बात है ये कि जो टारगेट अचीव होता है, आपको अगर याद हो तो पिछले हफ्ते में वो कौन सा लेवल था, मुझे लेवल 47,630 आई बिलीव 47,630 का लेवल था, वो हमारा अटमोस्ट टारगेट ऑफ द वीक था पिछले हफ्ते। अरे जब वो अचीव हो गया, वहां से प्रेशर मुझे मिल गया,
वहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, तो किस बात के लिए मैं खड़ा रहूँगा? किस बात के लिए? कोई राइट नहीं बनता मेरा कि मैं होल्डिंग लेके उम्मीदें मान लूँ। फैंटेसीज में रहना बेवकूफ़ी है। हो सकता है आपको आज की कॉल लंबी नजर आए, मगर आज की कॉल बहुत अहम है, बहुत अहम है। अभी अगली स्लाइड पे मैं आपसे कुछ मज़ीद अहम मामलात पर बात करूँगा। खैर बहरहाल, तो ग्लिम्स ऑफ द वीक को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं कि बावजूद उसके हमने आपको शॉर्ट कॉलें भी दी, एग्जिट भी करने को कहा। 1547 पॉइंट के नुकसान के साथ ये वीक क्लोज हो गया। और अगर मैं वॉल्यूम्स देखूं तो मेरे ख्याल में वॉल्यूम्स भी शायद कम हुए। अभी मेरे सामने उसकी फिगर नहीं है, वॉल्यूम्स की फिगर्स मेरे सामने नहीं है, माफ़ी चाहता हूं। मगर बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम बिनिस्बतन कम हुए हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले में। फॉरेन सेलिंग की अगर बात करें तो फॉरेन सेलिंग जनवरी से लेके जो नवंबर अभी आधा गुजरा है, आधा भी नहीं हुआ, तो जो नवंबर गुजरा है पूरा का पूरा सेलिंग में, यानी कि पूरा साल 2021 में सिर्फ सेलिंग है। सारा कुछ लाल लाल है। आपके सामने ये स्लाइड में फिगर नज़र आ रही होगी आपको, सारा का सारा लाल है। और एक जो तब्दीली देखने में आई वो ये है कि अब लोकल इन्वेस्टर भी सेलिंग पर आ गए। वरना क्या हो रहा था, फॉरेन इन्वेस्टर्स माल बेच रहे थे, लोकल इन्वेस्टर्स माल खरीद रहे थे। मगर अभी जो हमने पिछले हफ्ते देखा है, इस हफ्ते जो क्लोज हुआ है, इसमें हमने लोकल इन्वेस्टर्स को भी माल बेचते हुए देखा है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ जो मौजूदा हालात पे पॉइंट कर रही है, जो मैं पिछले ये तीसरी या चौथी कॉल है जिसमें मैं यही स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ। इस स्लाइड का ताल्लुक हमारे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन से है। मैं मुसलसल आपको ये बात कह रहा हूँ, और जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसमें भी ये बात मैं कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं है, क़तई तौर पे अच्छी नहीं है। और मौजूदा जो हुकूमत है इसके पाँव काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, और वी नेवर नो। और खान साहब जो हैं वो कई दफ़ा बहुत जज्बाती और सख्त फैसले कर सकते हैं, और खान साहब के सख्त फैसलों को मैं पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देख रहा, वो मज़ीद उनको मसाइल की तरफ ले आएंगे। मगर मसला, मेरे लिए मसला खान साहब के मफाद में रहना या उनके मफाद में नहीं रहना नहीं है। मेरा मसला ये है कि क्या ये माशी तौर पे और आम अवामुन्नास के लिए हालात और उनके फ़ैसले फ़ायदेमंद हैं या नहीं, मेरे लिए ये अहम है। खान साहब रहे ना रहे मेरे लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए क़तई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि खान साहब रहे, नवाज शरीफ साहब रहे, जरदारी साहब रहे, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, ठीक है ना। मेरे लिए अहम यह है कि मैं देखूं कि इससे मौशी इस्तेहकाम को कितना नुकसान पहुंचेगा, आम आदमी की ज़िंदगी को कितना नुकसान या फ़ायदा पहुंच सकता है, मेरे लिए ज़्यादा अहम ये है। तो अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क़तई तौर पे आम आदमी के लिए और माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है। और शायद मेरे तजुर्बे में, जितनी मेरी उम्र है, ज़िंदगी है, मेरे तजुर्बे में ये वो वक्त, मतलब ये हुकूमत ऐसी हुकूमत रही है जिसको ऑपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब ऑपोजिशन स्ट्रांगली पीडीएम रन कर रही थी तो उस वक्त हुकूमत स्ट्रांग खड़ी थी। पीडीएम जब पूरी जान लगा रही थी तो उस वक्त हुकूमत स्ट्रांग खड़ी थी, और जिस वक्त पीडीएम टूट गई और बिखर गई और एक पीपल्स पार्टी इधर मुंह करके बैठी है, नवाज शरीफ उधर मुंह करके बैठे, फजलुर रहमान उधर मुंह करके बैठे, ऐसी सूरत में हुकूमत कमज़ोर हो रही थी। है ना अनोखी बात। मगर इस अनोखी बात के पीछे आपको पता है क्या है कि जब तक वो जो आजकल बड़ी गुफ्तगू हो रही होती है, एक पेज पर थे, 2 पेज पर थे और ऐसी बातें, तो जब तक वो पेज एक था तो हुकूमत स्ट्रांग थी, चाहे अपोजिशन स्ट्रांग हो या ना हो। और जब वो पेज नहीं रहा तो हुकूमत धप से गिर गई। वो लोग जिनके कई सवालात होते थे, कह रहे कोई ऐसी बात नहीं है, इनके पीछे कोई नहीं है, कोई इनका स्पॉन्सर नहीं है, ये जो बातें किया करते थे उनको शायद अब अकल आ गई होगी। इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल मैं आपको दूँ कि उसूली तौर पे जैसे मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से है और मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के साथ काम करता हूँ, तो चाहे नवाज शरीफ रहें, चाहे जरदारी रहें, चाहे खान साहब रहें, मेरा काम स्टॉक की अपॉर्चुनिटीज़ पर आपको रोज़ाना अपडेट करना है। वो मैं कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन हुकूमत में है,
ठीक है जी। तो मैं एक इदारा तो नहीं हूं, मगर बहरहाल इदारे से निचली सतह पर एक आदमी हूं मैं, कि मेरी एक कंपनी है जिसके तहत मैं ये काम करता हूं। तो मतलब ये है कि कंपनी का जो फोकस है, टारगेट है, वो अपने काम पे होना चाहिए, वो जो उसका काम है, जो उसका टारगेट है। मगर बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनके टारगेट्स जो हैं वो नहीं है जो इदारे के टारगेट होने चाहिए। ये बात अभी सुबह बैठे बैठे मेरे जहन में आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी कॉल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हालांकि अच्छा, ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि मैंने कुछ तज्जियाकारों को देखा, वो इसको अप्रिशिएट कर रहे थे। हालांकि बात अच्छी है, मगर मैं नहीं अप्रिशिएट करूंगा। मैं इसलिए अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि अगर मां अपने बच्चे को मोहब्बत करती है तो इसमें अप्रिशिएट करने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर एक दूसरा आदमी किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा करे, हाईली अप्रिशिएटेड, आउट ऑफ द वे। मां तो सिंबल ऑफ मोहब्बत है, उसने तो मोहब्बत करनी है। बाप अगर जिम्मेदारियां अदा करता है तो कोई अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। अल्लाह ने बनाया ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा दिया है। अगर आप किसी और इंसान को जिसको मदद की ज़रूरत है, या अगर आप किसी और बच्चे की तालीम और तरबियत, किसी की सेहत के मामले पे मदद करें और उसकी तरबियत करें या उसको ऊपर लेके जाएं, तालीम और तरबियत दें, हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है जी, ये मेरा सोचने का अंदाज है। तो मैं क्यों अप्रिशिएट करूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के अब दुरुस्त फैसले आ रहे हैं, मैं तो नहीं करूंगा अप्रिशिएट। ये तो इसको हर हाल में दुरुस्त फैसले करने चाहिए। अरे भाई, ये इदारे नॉन प्रोडक्टिव इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे नैब हो, चाहे जुडिशरी हो। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव इदारे हैं। हमारे टैक्स से, हमारे पैसों से ये पलते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, और फिर इनके जो करने के काम हैं वो नहीं करते। और अगर उन्होंने एक दुरुस्त फैसला किया तो मैं अप्रिशिएट करूंगा? जी नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट। दैट्स देयर जॉब, देयर ड्यूटी। रेगुलेटर होता किस लिए? इनका काम है रेगुलेशन करना। मगर बहरहाल मेरा पॉइंट ये नहीं था। मैं जो यहां ये बता रहा था कि ये लोग अब कुछ फैसले और बातें करते नजर आ रहे हैं। आला अदालत ने प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलवा लिया कि भाई आप आइए, जवाब दीजिए एपीएस का। बड़ी वाह वाह हो रही है। अरे भाई, आपको तो हर वक्त बुलाना चाहिए। जो आदमी जो गलत काम करे बुलाइए आप, आपको हक है, आपके ऊपर राइट है। आला अदालत है आप, अदालत है उज़्मा। इलेक्शन कमीशन, अभी डस्का का रिजल्ट आ रहा है, तो डस्का इलेक्शन का तो बड़ी तारीफें हो रही हैं। अरे भाई, आना चाहिए यार। इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, इतने अजीम चीफ जस्टिस साहिबान हमारे पास आए, चौधरी इफ्तिखार, साकिब निसार, आला तरीन लोग आए, इस अदलिया को लीड किया और अपना टर्म पूरा करके चले गए। जो निचली सतह पे केस पड़े हैं वो तो पड़े हुए, पाइल अप हो रहे, हजारों की तादाद में पेंडिंग केस पड़े, उन पर कोई बात नहीं होती। करे ना यार, वो आपके काम है, वो आपके काम है। मैंने नहीं करने वो केस हल। सितंबर में कौन सा महीना होता है, लंबी छुट्टियों पे तो जा सकते हैं। वो जो गोरों ने जो प्रेसिडेंस सेट की है, गोरों ने जो प्रेसिडेंस सेट की है, वो तो बड़ी पूरी भरपूर तरीके से इंजॉय की जाती है। मुल्क की मामलात पर कोई फोकस नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करना। खैर बहरहाल, तो मैं कतई अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि अच्छे फैसले आ रहे हैं, दुरुस्त फैसले आ रहे हैं। ये अच्छे और दुरुस्त फैसले हमेशा आने चाहिए, कोई भी हालात हो। ये क्या बात हुई कि थोड़ा सा उनका स्पॉन्सरशिप का ख़त्म हो गई तो आपके दुरुस्त फैसले आने लगे, अभी कल स्पॉन्सरशिप हो जाएगी तो आपके फैसले रुक जाएंगे? ये कोई तरीका नहीं है। यही वजह है कि हम परफॉर्मेंस पूरी नहीं दे पा रहे। हर इदारे को अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। खैर, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि जो कुछ हो रहा है वो हुकूमत की कमज़ोरी पर मज़ीद पॉइंट करता है। और अगर हुकूमत कमज़ोर है, अगर जमहूरियत कमज़ोर है, तो इकॉनमी कमज़ोर है। ये बात याद रखिएगा। अगर हुकूमत कमज़ोर है तो मार्केट में पॉसिबिलिटी रहेगी प्रॉब्लम की। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या होगा
अगर हुकूमत चली जाए या मसला हो जाए तो क्या मार्केट क्रैश हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मार्केट क्रैश नहीं होने वाली, ये बात आज आप मेरी नोट कर लीजिए। चाहे इमरान खान साहब खुद चले जाएं, चाहे इनको निकाला जाए, मार्केट क्रैश नहीं हो रही। नंबर एक बात, मार्केट इन तमाम तर चीजों को डिस्काउंट कर चुकी है। कितने परसेंट ये मैं अभी नहीं कह सकता, ठीक है ना, मगर मैं ये कह सकता हूं कि इन चीजों को डिस्काउंट कर चुकी है। क्योंकि बड़ी आसान सी बात है, 3 साल की बैड गवर्नेंस, एक होती है नो गवर्नेंस जो हमारे सूबे सिंध में पाई जाती है, जिसको मैं कहता हूं नो गवर्नेंस, हुकूमत है ही नहीं, मतलब कहीं कोई हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में मोजज़ा है कराची का रन होना, कराची का रन करना पाकिस्तान में एक मोजज़ा है। सिंध में कोई हुकूमत नहीं है, ठीक है जी, मगर बाकी सूबों में और फेडरल में नो गवर्नेंस नहीं है, बैड गवर्नेंस है। तो 3 साल की बैड गवर्नेंस में अगर मार्केट परफॉर्म कर रही है या मार्केट सरवाइव कर रही है, तो भाई इनके जाने से कोई मुसीबत नहीं पड़नी, कोई मार्केट क्रैश वैश नहीं होनी। मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। सिर्फ एक चीज है, वो क्या है? वॉलेटिलिटी। मतलब ये होगा, पैनिक आएगा। पैनिक क्या होगा? एकदम मार्केट नीचे आएगी फिर रिकवर कर लेगी, एकदम मार्केट नीचे आएगी और फिर रिकवर कर लेगी। भूलिएगा मत, बेनज़ीर भुट्टो को जब मारा गया रावलपिंडी में, जब उनका कत्ल हुआ, तो उस वक्त हमारे पास 5 दिन, 5 दिन मेरे ख्याल में 5 दिन मार्केट खुलती थी और नीचे चली जाती थी। मगर 5वें दिन की क्लोजिंग, जिसको अगर याद है उसको याद होगा कि 5वें दिन मार्केट नीचे गई थी और फिर ऊपर आ गई थी, और उसके बाद फिर हमने मार्केट का हाई देखा था। हालांकि बहुत बड़ा वाकया था, एक बड़ी पॉपुलर लीडर थी वो, और उसको मार दिया गया, ठीक है जी, ना हक उसको मार दिया गया। उसके बाद, और यकीनन उसके चाहने वाले भी थे, उन्होंने, उसके चाहने वालों ने मुल्क में बड़ी तोड़ फोड़ मचाई, सब कुछ हुआ, मगर क्या हुआ? मार्केट क्रैश तो नहीं हो गई, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अभी भी जिस बात का जितना वेटेज होगा उतनी वॉलेटाइल होगी मार्केट डाउन साइड पे, मगर वो रिकवर होगी, स्पीडी रिकवरी होगी, और उसके बाद मामला सब भूल जाएंगे। अब अगर मार्केट उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है, जैसे फर्ज कर लो आप कि मार्केट अपने हाई पे होती और खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल आ जाती कि हुकूमत जा रही होती, तो क्या होता? मार्केट के बाद नीचे जाने का बहुत रूम होता। मार्केट अगर चीज़ों को डिस्काउंट कर चुकी है, एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, तो मार्केट के बाद नीचे जाने का कोई जगह वगह नहीं है, मगर जाएगी ज़रूर, क्योंकि एक पैनिक, एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, और दैट इज गोइंग टू बी अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स। जो आपको लिक्विडेट करने के लिए जो पिछले दिनों से इतना पुश कर रहा हूं मैं, वो सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं कि अगेन वो बेहतरीन टाइम होगा बाय करने का। मैं इंडेक्स कॉल में स्टॉक्स के नाम लेने को से परहेज करता हूं, मगर यकीन कीजिए इतने स्टॉक ऐसे हैं जो ज़बरदस्त लेवल्स पर मौजूद हैं। प्राइस तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि प्राइस कोई सस्ती और महंगी नहीं होती, सस्ती और महंगा ट्रेंड होता है। मगर वो इतना एग्जॉस्शन कर चुके हैं कि अब उनके बियर्स में हिम्मत नहीं है और नीचे जाने की। तो यार ऐसे में अगर पैनिक आ गया तो वो जो गिरावट होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी गिरावट होगी जो जुज़वी और वक्ती होगी, और माल भी उनको मिलेगा जो हिम्मत वाले होंगे और टारगेट करने वाले होंगे। अगर आप टारगेट नहीं करेंगे तो माल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे लो बनेगा और फिर वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को सॉरी, अच्छा, अब जो हम देख रहे थे कि पॉलिटिकल सिचुएशन मार्केट की मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं जुमे के उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। सिंपल बात है कि जुमे को मैंने कहा था कि डेड कैट बाउंस जो है 46,307 के नीचे प्रूव मतलब कंफर्म होता है। तो ये जो स्लाइड आपके पास चल रही होगी इस वक्त, उसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट आगाज़ के साथ 46,307 को तोड़ती है, और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि 45,847 तक मार्केट जा सकती है। मार्केट गई 600 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई,
वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम रहे, वॉल्यूम्स जुमेरात को भी बहुत कम थे और कल भी बहुत कम रहे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यही वजह थी कि मैंने आप लोगों को पिछले 3 दिनों में माल बेच के काम करने को कहा, और वीकेंड की कॉल पे तो मैं अक्सर कहता भी हूँ, और इस जुमे को भी कहा मैंने कि यार हफ्ते इतवार की छुट्टी में मिनिमम ओपन पोजीशन के साथ घर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान को मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज़ एपिसेंटर ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़। इसकी वॉलिटैलिटी जो है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी की वो इतनी ज़्यादा है, तो बेहतर है कि कम से कम माल के साथ घर जाओ ताकि कोई टेंशन ना रहे। जुमे को और हफ्ते को आराम से सोएं। अल्लाह का शुक्र है। अगर आप मैं एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है, बड़ी रेलिवेंट इस हवाले से है कि अगर हमारे पास सुकून की नींद मौजूद है तो यार हम बड़े खुश नसीब हैं। हम अगर किसी मूजी मर्ज का शिकार नहीं है तो हम बड़े खुश नसीब हैं। अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो हम बड़े खुश नसीब हैं, ठीक है। तो हम स्टिल बहुत खुश नसीब हैं। मतलब तमाम नेगेटिव बातों के बावजूद अगर हम समझना चाहें तो हमारे पास शुक्र अदा करने के लिए बहुत कुछ है। दुरुस्त फैसले कीजिए, दुरुस्त फैसले कीजिए। तो बीयर्स का टारगेट भी अचीव हो गया। अब चलते हैं हम अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ, जो पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इसमें मैंने कुछ ज़्यादा आपको बताया समझाया नहीं है। मैंने इसमें वही बातें की हैं जो पहले की हैं मैंने, कि सूरत हाल बड़ी डरावनी है, बहुत डरे हुए हैं हम, और हम बहुत लकी हैं, और माशाल्लाह हम बड़े खुशकिस्मत हैं क्योंकि हम वो लोग हैं जो मार्केट में माल बेच चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड हमारे यूट्यूब चैनल को ले लीजिए, हमारे सोशल मीडिया को ले लीजिए, हम उन लोगों में से हैं जिसके हाथ में माल वाल नहीं है। इवन कुछ लोगों को तो मैंने देखा, मैंने उनसे कहा कि भाई ये माल आप मंडे को भी बेच लोगे, तो मेरे एक ट्रेडर ने उसके बावजूद भी माल बेच दिया। उसने आगे से कहा कि मंडे को ले लेंगे। आई लव इट, आई लव इट द वे माई ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग, एंड मतलब वो जैसा बिल्डअप हो गई है उनकी स्ट्रेटजी। मुझे मज़ा आया, खुशी हुई, मुझे बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा कि ठीक है, इतने स्ट्रांग वो हो गए कि कोई बात नहीं, मंडे को ले लेंगे। तो वही वाली बात है। इसलिए मैं हमेशा जुमे को माल बेचने पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। हम टाइमली एग्जिट कर चुके हैं। मौजूदा सिचुएशन जो है किसी तौर पे भी बुल्स को फेवर नहीं करती, बल्कि मेरे पॉइंट को फेवर करती है। पिछला पूरा हफ्ता इस बात को साबित करता है। मैं मार्केट में इस वक्त मंदी देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेलिंग कंटिन्यू कर सकती है। और इस सेलिंग के अंदर, बावजूद इस सेलिंग प्रेशर के, फ्यूअर स्टॉक ऐसे हैं, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो आपको छोटी छोटी वेव्स देंगे। और एक बात जहन में रखिएगा कि अभी जो मूव्स बनेंगी वो ऐसे सीधे ऊपर की नहीं होंगी, वो ऐसे करके यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं होंगी। तो मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने वाला इन हालात में भी मैक्सिमम गेन करेगा। ये मेरी बात याद रख लीजिएगा। चाहे हुकूमत रहे नहीं रहे, IMF का एग्रीमेंट हो, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, करेंसी अभी आपको पता है किस हद तक डीवैल्यू हो गई है कि रिकॉर्ड उसने एक और बना दिया, मेरे ख्याल में नया हाई बनाया है। ये सब कुछ अच्छा, करेंसी के बारे में जो लोग समझ रहे हैं ज़रा वो लोग ये बात भी समझ लें, सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू नहीं हुई है, बात यह है कि डॉलर की स्ट्रेंथ बेहतर हुई है, ये भी हुआ है। कुछ लोग सिर्फ यही समझ रहे हैं कि जी पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। हम चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं तो हम वहाँ देख रहे हैं यूरो भी गिरा है, पाउंड भी गिरा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डॉलर की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ी है थोड़ी, और पाकिस्तान की तो करेंसी चूँकि वीक थी तो उस पर ज़रा ज़्यादा असर पड़ा है। दैट्स ऑल इट इज़। ओवरऑल ये चीज़ हमारी मार्केट को नुकसान पहुँचाती है। तो बहरहाल तमाम चीज़ें मंदी के रुझान की तरफ इशारा करती हैं। तो मैं समझता हूं कि बियर्स का एग्रेशन मुझे कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है। अगर ये 45,655 के नीचे ट्रेड करता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की तरफ जा सकते हैं। और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के बारे में हमारे पास 45,454 और 415 वाला जो एरिया है, उसके बाद 45,000, बल्कि 3-4 सपोर्ट ऐसी हैं जो बड़ी अच्छी सपोर्ट्स हैं, उस पर कुछ वक्त हम गुजार सकते हैं। वहाँ से कोई छोटी वेव हम ले सकते हैं, वो छोटी वेव जो शॉर्ट टर्म एंट्रीज देगी, जिसके लिए प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़रूरी होगी। तो एनीवेज, फिल वक्त आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए 45,655 के नीचे, 45,655 के नीचे इंडेक्स में प्रेशर रहेगा, और हर सपोर्ट लेवल टूटने से वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है जी।
मार्केट के अंदर बुल्स को रेस्क्यू करने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही जब तक 46,150 और 130 के ऊपर मार्केट रुके नहीं। इसका मतलब तेजी नहीं है, इसका मतलब देखिए, तेजी और मंदी दो मेजर ट्रेंड है, तेजी और मंदी जो मेजर ट्रेंड है, मगर हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, हम उन दो मेजर ट्रेंड के अलावा भी तीसरी बात भी करते हैं। वो तीसरी बात क्या है? वो साइडवेज, वो रेंज बाउंड मूव, वो प्रेशर का कम होना, ये तमाम चीज़ें भी हमें मैटर करती हैं। तो 46,150 और 130 के ऊपर अगर मार्केट रुकती है तो तेज़ी नहीं हो रही, मगर मार्केट का प्रेशर कम होगा। तो इसलिए मैंने इसको रेस्क्यूइंग लेवल कहा है कि कम से कम इसके ऊपर रुकना चाहिए। और पिछली हफ्ते में अगर आपको याद हो तो 46,526 के लेवल की बहुत बात हुई है कि इसके नीचे डिप्रेशन, तो अब यही लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, तंग करेगा ये, तो इसका तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसको तोड़े बगैर बुल्स जो मोमेंटम गेन करना है वो शुरू नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो ये रेजिस्टेंसेस है हमारी, और ये मैंने सूरत हाल सारी समझा दी, बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, जो मैं माफ़ी चाहता हूँ जिनको तवील वीडियो से कोई प्रॉब्लम हुई हो। वो उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि सीधा एंड में जाके पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट को सुन लिया कीजिए। मैं अपने मेंबर्स और फॉलोअर्स से डिटेल गुफ्तगू और इन हालात पे करना ज़रूरी समझता हूँ, और ख़ास तौर पे मंडे की कॉल का मेरा व्यू जो होता है वो पूरे हफ्ते के हवाले से होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, दुआ करूँगा कि आप सेहतमंद रहें, हर परेशानी से दूर रहें। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।